मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। इसके साथ ही हम बात करेंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नज़र, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ हल्के फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। इस्लामाबाद में एससीओ शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खात्मे को बताया महत्वपूर्ण। इसके लिए ईमानदारी से बातचीत करने, विश्वास बढ़ाने के लिए आत्मनिरीक्षण करने और कारणों को संबोधित करने पर दिया जोर। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री पद की शपथ। सुरेंद्र कुमार चौधरी बने डिप्टी सीएम। केंद्र के साथ मिलकर काम करने की जताई इच्छा। सरकार को बाहर से समर्थन देगी कांग्रेस। महाराष्ट्र में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। झारखंड के लिए जल्द जारी होगी पहली सूची। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने मुंबई में सरकार का रिपोर्ट कार्ड किया जारी। पराली जलाने के मामलों में कानूनी कार्रवाई नहीं करने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को लगाई फटकार। चीफ सेक्रेटरी को अगले बुधवार को पेश होने के आदेश। और तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक समेत कई दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला। रेल, सड़क और हवाई यातायात बाधित, स्कूल कॉलेज बंद। और अब लेंगे विस्तार से समाचार। सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में एससीओ परिषद के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक को संबोधित किया। एससीओ शिखर सम्मेलन में एस जयशंकर ने स्पष्ट और करारा जवाब देते हुए कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचना बेहद जरूरी है। विदेश मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है और सबकी संप्रभुता सम्मान करना समय की मांग है। और सीधे आपको पंचकुला ले चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन दे रहे हैं। मोदी जी ने करी है कांग्रेस के साथ, और हुड्डा साहब को भी मैं बता देता, आप थे जब ना भावांतर था ना एमएसपी पर खरीदी थी। ये हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज मैं फिर से एक मेरा वादा दोहराना चाहता हूँ, अग्निवीरों को भड़काने में विपक्ष ने कोई कमी नहीं। अग्निवीर युवाओं को अन्याय करने वाली योजना नहीं है, सेना को युवा बनाने वाली योजना है, सेना को मजबूत बनाने वाली योजना है। और एक भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि अग्निवीर का वापिस आया हुआ एक एक जवान वो भारत सरकार और हरियाणा सरकार में पेंशन वाली नौकरी प्राप्त करेगा। हरियाणा ने इस देश के सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से, और हरियाणा ने इस देश के अन्न के भंडार में हमारी सरकार की प्रायोरिटी युवाओं की रोजगारी। और अब ले चलते हैं आपको फिर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में एससीओ परिषद के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक को संबोधित किया। एससीओ शिखर सम्मेलन में एस जयशंकर ने स्पष्ट और करारा जवाब देते हुए कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचना बेहद जरूरी है। विदेश मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है और सबकी संप्रभुता का सम्मान करना भी समय की मांग है। एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसी कई बाधाएं हैं जो विकास को प्रभावित करती हैं, जिसमें क्लाइमेट, सप्लाई चेन, वित्तीय अस्थिरता शामिल है। विदेश मंत्री ने कहा वर्तमान समय में ये और भी महत्वपूर्ण हो गया है। एससीओ को इन 3 बुराइयों का मुकाबला करने में दृढ़ संकल्प लेना होगा। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में एससीओ शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का स्वागत किया। उन्होंने साझा मुद्दों के समाधान के लिए एससीओ सदस्य देशों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सहयोग
आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। और हमारे संवाददाता अक्षय डोगरे इस वक्त बने हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ इसके साथ ही हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अक्षय आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किन मुद्दों पर खास तौर पर फोकस किया और किस तरह से एक कड़ा संदेश उनकी तरफ से गया? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक कड़ा संदेश विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा दिया गया है इस्लामाबाद में जो एससीओ का शिखर सम्मेलन वहाँ पर हो रहा है। अब अगर बात की जाए कि क्या मुख्य मुद्दे रहे, तो सबसे पहला मुद्दा जो डॉक्टर एस जयशंकर ने शुरुआत में ही कहा वो ये था कि जिस तरह के ये बहु राष्ट्रीय जो समिट्स होते हैं उसमें और जो ग्रुपिंग्स होती है इनके एजेंडाज़ होते हैं और इन एजेंडाज़ को पाना या फिर इन एजेंडाज़ के ऊपर काम करना तभी संभव है जब एक शांति का माहौल हो। तो उन्होंने 3 ऐसी बुराइयां बताई जिन पर विजय प्राप्त किए बिना जो भी एजेंडाज एससीओ के होंगे उन्हें पाना बेहद मुश्किल है। अब ये 3 जो उन्होंने बुराइयां बताई, ये था एक आतंकवाद, एक था अलगाववाद और दूसरा था कट्टरपंथ। तो इन तीनों का इशारा कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ था। बल्कि अगर अलगाववाद की बात की जाए तो अन्य जो मुद्दे हैं जो जिस तरह से भारत की विदेश नीति में पिछले कुछ दिनों में उठे हैं, चाहे वो कनाडा का मुद्दा हो या फिर जो खालिस्तानी समर्थक है, चाहे वो यूके में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो या कनाडा में हो, जिस तरह से वो जो भी भारत के खिलाफ जो भी साजिशें रची जा रही है उन सभी की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने न सिर्फ पाकिस्तान पर निशाना साधा बल्कि दुनिया में कहीं पर भी अगर अलगाववादी छुपे हुए हैं, किसी भी देश के खिलाफ अगर काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ उनका सीधे तौर पे निशाना था। उनके अलावा कई सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अगर कोऑपरेशन चाहिए तो आपसी एक तरह से रिस्पेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और न सिर्फ देश के प्रति बल्कि देशों की संप्रभुता के प्रति भी एससीओ के जो देश हैं उन्हें एक दूसरे के प्रति एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की फीलिंग होनी चाहिए। जिसके अलावा ग्लोबलाइजेशन की उन्होंने बात की, रीअलाइनमेंट ऑफ बैलेंस की अगर बात की। उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि एक दौर था जब विश्व में 1 या 2 एक तरह से सुपर पावर्स हुआ करती थी, बट अब यूनिपोलर और बाइपोलर से रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग खबर आपको बता दें, हरियाणा के पंचकुला से नायब सिंह सैनी को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी। ये बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के पंचकुला से हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी। जिस तरह से एक बड़ी जीत हरियाणा में बीजेपी की और अब नायब सिंह सैनी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। हालांकि इस बात की जो संभावना थी वो पहले से ही व्यक्त की जा रही थी, लेकिन अब इस पर जो है एक स्पष्टीकरण आ गया है और इसकी पुष्टि हो गई है। नायब सिंह सैनी को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी, हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। नायब सिंह सैनी के नाम पर जो है मुहर लग चुकी है। नायब सिंह सैनी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है और कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी, हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी। ये बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है हरियाणा से, जहां पर नायब सिंह सैनी को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तो हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री के रूप में भी शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी और कल जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भव्य आयोजन होगा और इसके लिए आदरणीय मोहन यादव जी, उन्होंने जो हम सब का मार्गदर्शन किया है, मैं हरियाणा की जनता से की तरफ से इनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मनोहर लाल जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी का और आदरणीय कृष्णपाल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। तमाम हमारे सांसदगण हरियाणा के उन सब का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो दिन रात कड़ी मेहनत करके और हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है। ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है
कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मोहन यादव जी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। और हम सब मिलकर के मैं विश्वास दिलाता हूँ आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है इसमें कुछ लोग और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन वो दिया है। उन सब को साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है आदरणीय अमित शाह जी, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गृह मंत्री जी का, मोहन यादव जी का, और सभी विधायक दल यहाँ पहुंचे हैं और सभी पत्रकार छाया का भी। तो हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी और उन्होंने आभार व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है तीसरी बार हरियाणा की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है। इसके लिए जनता का आभार और सबको साथ लेकर हरियाणा के लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरने की बात कही है नायब सिंह सैनी ने। हमारे संवाददाता निशांत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरियाणा से। निशांत, इस बात की संभावना जताई जा रही थी, अब इसकी पुष्टि भी हो गई है और बेहद महत्वपूर्ण बात कही नायब सिंह सैनी ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से विकसित भारत का संकल्प लिया है उस संकल्प के तहत ही हरियाणा को अब आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल नायब सिंह सैनी जो हैं अब हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया था और पंचकुला की धरती पर ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि आज पर्यवेक्षक की भूमिका में हैं, चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। यानी कि तभी तय हो गया था कि नायब सिंह सैनी ही अगर भाजपा की सरकार बनती है तो चेहरा होंगे और आज इस पर आधिकारिक मुहर लगा दी गई है और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि डबल इंजन की सरकार में हरियाणा का इंजन जो है वो नायब सिंह सैनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जिस तरीके से वो तारीफ कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा के लिए यह ऐतिहासिक पल है कि कोई राजनीतिक दल तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुआ है, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार। तो ये अपने आप में दिखलाता है कि लोगों का भरोसा किस तरीके से बीजेपी पर रहा है इन चुनाव में। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे अब उनको बीजेपी किस तरीके से पूरा करती है। और जो नायब सिंह सैनी लगातार कह रहे थे कि कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले जो रोजगार के तमाम बातें कही गई थी उनको पूरा करने का काम देंगे, नौकरियां देने का काम करेंगे। अब इंतजार उनके अगले कदम का है। बिल्कुल निशांत, नायब सिंह सैनी की जो नायाब रणनीति है और जो जज्बा है वो तो इन चुनावों में दिखाई दिया ही। अब जो उन्होंने घोषणाएं की हैं वो भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मंत्रिमंडल को लेकर ही सबसे बड़ी कसमकस इस समय हरियाणा की राजनीति में देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या नए चेहरे लाए जाएंगे, क्या पुराने चेहरे रखे जाएंगे, क्या नए और पुराने चेहरे दोनों को मौका दिया जाएगा, और अगर डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं तो किसको बनाया जाएगा, और जाति और क्षेत्रीय समीकरण का क्या हिसाब रहेगा, दक्षिणी हरियाणा से कितने लोगों को मौका दिया जाएगा। उसके अलावा तमाम तरह के सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बार हमें मंत्रिमंडल में कुछ चौंकाने वाले नाम दिखेंगे जो कि एकदम नए होंगे और नायब सिंह सैनी जैसे ही ऐसे जमीनी चेहरों को मौका दिया जाएगा जो अगले 5 साल हरियाणा की सरकार चलाने में उनकी मदद करें।
बिल्कुल निशांत, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं और तमाम जो क्षेत्र हैं उनके प्रतिनिधित्व की अगर बात देखी जाए तो किस तरह से संतुलन साधा जाएगा, इस पर भी खास तौर पर गौर किया जा रहा है। कौन से ऐसे नाम हैं जो चर्चा में है, किन पर जो है सहमति की मुहर लग सकती है, और जो ये पूरा इसका एक फॉर्मूला है वो किस तरह से तैयार किया गया है? देखिए, सबसे पहले जातीय फैक्टर को ध्यान में रखा जाएगा। जैसे अगर जाट नेताओं की बात करें तो लगभग 6 से 7 उनकी संख्या है। पंजाबी वर्ग की बात करें तो लगभग 8 विधायक जीत कर आए हैं। इसी तरीके से अन्य सभी वर्गों का पूरी तरीके से भागीदारी रहे सरकार में, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा दक्षिणी हरियाणा ने इस बार बीजेपी को ज्यादा सीटें दी हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां से ज्यादा संख्या में मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा उत्तरी हरियाणा और तमाम जो क्षेत्रीय समीकरण है इनको ध्यान में रखते हुए मंत्री पद का जो है वो दिए जाएंगे, और इसमें उम्र का भी एक बड़ा फैक्टर देखने को मिलेगा। खासकर युवाओं चेहरों को तरजीह दी जाएगी जो भविष्य में भाजपा की राजनीति हरियाणा में मजबूती के साथ लेके चल सके। निशांत, इसी को लेकर किस तरह की गहमा गहमी है, किस तरह की सरगर्मियां हैं जो वहां पर आपको देखने को मिल रही हैं? देखिए, अभी दावे तो सभी लोग कर रहे हैं और सभी लोगों की ख्वाहिशें है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन पार्टी आला कमान खुद यहां पर मौजूद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में अपनी सरकार चुनने का काम नायब सिंह सैनी तो करेंगे, साथ में केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श भी लेंगे, और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे और किन किन को मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, पूरा इस पर जो है विचार विमर्श किया जाएगा। इस पर लगातार जो चर्चा है, इस पर लगातार कयासों का दौर भी जारी है। लेकिन भाजपा की जिस तरह से वहां पर जीत हुई है उसको लेकर किस तरह की अपेक्षा लोगों को भी हो जाती है, किस तरह का उत्साह वहां पर है और किस तरह से सबकी नजरें जो है इस पर भव्य शपथ ग्रहण पर लगी हुई है, क्या कुछ तैयारियां दिखाई दे रही हैं? देखिए, शपथ ग्रहण की अगर बात की जाए तो बीजेपी का ये सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन में से एक है, जिसमें एनडीए के भी तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जमीनी लोगों को ज्यादा तरजीह दी गई है। प्रगतिशील किसान, ड्रोन दीदी, इसके अलावा सफाई कर्मचारी, उन सभी को इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है ताकि सरकार ये मैसेज दे सके जो अंत्योदय की बात होती है वो शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई दे। एक तरफ एनडीए की एकता दिखाई देगी, दूसरी तरफ अंत्योदय जो लाभार्थी हैं जिनको फायदा मिला है और जमीनी स्तर तक जो सरकार का काम पहुंचा है वो इस शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की और डिप्टी सीएम की बैठक भी लेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कल हरियाणा के पंचकुला में एनडीए का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है और शपथ ग्रहण समारोह के बहाने एनडीए अपनी एकजुटता जो है वो सभी को दिखाने वाली है। वही इस शक्ति प्रदर्शन का जो आप बता रहे हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, किन मायनों में ये अहम हो जाता है, और जिस तरह से इसमें तमाम लोगों को शामिल किया गया है जिनकी आप बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए किस तरह की ये बड़ी एकजुटता दिखाई देती है? देखिए, बिल्कुल जो पंचकुला का दशहरा ग्राउंड है उसको इसके लिए तैयार किया गया है और काफी बड़ी संख्या में लोगों के यहाँ जुटने की संभावना है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। कल खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सारी स्थिति का जायजा लिया था और लगातार केंद्रीय नेतृत्व के नेता भी यहाँ पर आकर जायजा ले रहे हैं। और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से बीजेपी ने यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, ये शपथ समारोह भी कुछ इस तरीके का ऐतिहासिक होने जा रहा है। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे निशांत, जिस तरह से बड़ी तैयारियों की आप बात कर रहे हैं, आपसे बात हम जारी रखेंगे, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा इस मौके पर। बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का
मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सैनी साहब को भी बधाई। मिठाई खिलाओ थी मिठाई। कोई नहीं, अब मिठाई बाद में खिला मौका तो अभी का था। तो आप वो दृश्य देख रहे थे जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, उन्होंने नायब सिंह सैनी को बधाई दी और मिठाई जो खिलाने की बात है वो भी वहाँ पर हो रही थी और एक जो बड़ा विश्वास जो है उनके नेतृत्व में ये जताया, जो कि अपने आप में काफ़ी अहम है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे संवाददाता निशांत राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम समझना चाहेंगे। निशांत, जिस तरह का उत्साह, जिस तरह का एक विश्वास और जिस तरह का संकल्प जो है बीजेपी वहाँ पर लेती हुई दिखाई दे रही है, उसके क्या मायने हैं? और जिस तरह से आपने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में ड्रोन दीदी हैं वो भी शामिल होंगी, इसके अलावा जो तमाम वर्गों के लोग हैं वो भी शामिल होंगे, मतलब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक बड़ा विश्वास कि सत्ता और शासन में जो भागीदारी है वो आम आदमी की और हर क्षेत्र के व्यक्ति की वो सुनिश्चित की जा रही है। कितनी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं? देखिए, बिल्कुल अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और वो सरकार जो तमाम प्रोपोगेंडाओं से जूझी हुई हो। हरियाणा सरकार की बात की जाए तो लगातार विपक्ष का एक बड़ा आरोप था कि किसानों की यहाँ पर सबसे ज्यादा नाराजगी है सरकार से और किसानों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरते हुए आया था। लेकिन उसके बावजूद अगर सरकार पूर्ण बहुमत में आती है तो ये जनता का ही जवाब है विपक्ष को, जिसमें सत्ता पक्ष की ओर से कुछ नहीं कहा गया। और अब ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है जो किसान आपके साथ खड़े रहे हैं उनके लिए जो आपने वादे किए थे उन वादों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जो आपने रोजगार की बात कही थी वो रोजगार जल्द से जल्द दिए जाए। इसके अलावा समाज के जो विभिन्न वर्ग सरकार के साथ जुड़े हुए हैं उनका विशेष ख्याल रखा जाए। और कल के शपथ ग्रहण समारोह में समाज के सभी वर्गों से जब लोग आएंगे तो ये कहीं ना कहीं दिखलाता है कि ये भागीदारी से चलने वाली सरकार है। लेकिन इस सरकार की जिम्मेदारी भी ये है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भी बनी रहे और उनके जो काम काज हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, उन पर सरकार खरी उतर पाए। बिल्कुल, जितनी भागीदारी, जितने उत्साह के साथ और जितने विश्वास के साथ उतनी हिस्सेदारी भी, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा जो संदेश है इससे जाएगा। इसके अलावा आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो अगर हम बीजेपी के संकल्प पत्र की बात करते हैं तो उसको लेकर जो प्राथमिकताएं हैं उन पर किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। सबसे पहले जो हैं कौन से ऐसे विषय हैं जिनको प्राथमिकता पर लिया जाएगा? देखिए, नायब सिंह सैनी जब हरियाणा का रिजल्ट आया था तो उन्होंने सबसे पहले नौकरियां देने का जो वादा किया था, उन्होंने साफ कहा था कि मैं कुर्सी पे तभी बैठूंगा जब मैं जो नौकरियों की बात, जो भर्तियां निकाली गई थी उनको पूर्ण कर लिया जाए। इसके अलावा किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार जो है वो काफी गंभीर नजर आ रही है। और जहां तक रही मैनिफेस्टो की बात, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब बीजेपी ने किसी राज्य में सरकार बनाई है और जो उसके घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र में रहा है, पार्टी ने उसको बहुत तेजी से लागू करने का काम किया और इसी को लेकर बीजेपी चुनाव में जाती है जिसको वो मोदी की गारंटी कहती है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है जो हरियाणा में संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे अब उनको लेकर बीजेपी और नायब सिंह सैनी की जो सरकार है वो काफी तेजी से आगे बढ़ने वाली है। बिल्कुल, आगे की गतिविधियां भी आपसे जानना चाहेंगे और आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निशांत। और मिड प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे SCO समिट की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में SCO परिषद के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक को संबोधित किया। SCO शिखर सम्मेलन में एस जयशंकर ने स्पष्ट और करारा जवाब देते हुए कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचना बेहद जरूरी है। विदेश मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है और सबकी संप्रभुता का सम्मान करना समय की मांग है। SCO शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा, कई ऐसी बाधाएं हैं जो विकास को प्रभावित करती हैं, जिसमें क्लाइमेट, सप्लाई चेन, वित्तीय अस्थिरता शामिल है। विदेश मंत्री ने कहा, ये वर्तमान समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। SCO को इन 3 बुराइयों का मुकाबला करने में दृढ़ संकल्प लेना होगा। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस्लामाबाद में SCO शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का स्वागत किया। उन्होंने साझा मुद्दों के समाधान के लिए SCO सदस्य देशों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर SR तायल जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, और अतुल अनेजा जी जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट फॉरेन अफेयर्स। तायल सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ऐतिहासिक जो है ये बताया जा रहा है इस बार का समिट, जिसमें करीब 1 दशक के बाद भारत के कोई विदेश मंत्री वहां पर गए हैं, उसी तरह का एक कड़ा संदेश भी उन्होंने दिया है। इस संदेश के किस तरह से मायने आप देखते हैं? मैं समझता हूँ कि विदेश मंत्री श्री डॉक्टर जयशंकर का स्टेटमेंट बहुत ही अच्छी तरह क्राफ्टेड है और उन्होंने उसको बहुत ही सुंदर रूप से स्ट्रक्चर किया। पहले बताया है कि पूरी परिस्थितियाँ दुनिया में क्या हैं, 2 युद्ध चल रहे हैं, कोविड से अभी हम लोग निकले नहीं हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से रोज़ दुनिया में परेशानियाँ आ रही हैं, और इस संदर्भ में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, क्योंकि SCO का अगर देखा जाए तो जो बनाया गया था तो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इसका वो ज़्यादा उद्देश्य था, और इसका फोकस सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया पर है। पर उन्होंने, हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं SCO उनको सुलझाने में बहुत मदद कर सकता है, पर SCO को चार्टर की तरफ ध्यान देना चाहिए, और आर्टिकल 1 जो चार्टर का है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें जो 3 चैलेंजेस बताए गए हैं पूरे इस रीजन के सामने, वो जैसा आपने बताया, और उन्होंने कहा आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद। और ये एक इशारा पाकिस्तान की तरफ भी था, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का तो गढ़ है ही, बल्कि और वो अलगाववाद भी भारत में फैला रहा है, क्योंकि खालिस्तानियों को जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बहुत आ रही है। तो बहुत ही अच्छी तरह हमारे विदेश मंत्री ने ये संदेश दिया पाकिस्तान को मुख्य रूप से, और कहीं ना कहीं चीन को भी, क्योंकि जो भी टेररिस्ट हैं उनको अगर हम किसी UN की जो कमेटी है, सैंक्शंस कमेटी है, उसमें डालने का प्रयत्न करते हैं तो हमेशा चीन उनको बचाता है। चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है, चीन टेररिस्ट का समर्थन करता है, आतंकवादियों का समर्थन करता है। तो ये दोगली नीति नहीं चलेगी। ये एक बहुत ही सभ्य तरीके से और बहुत ही अच्छी तरह हमारे विदेश मंत्री ने बताया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भारत क्या क्या कर रहा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके लिए। और उन्होंने कहा इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, योगा और मिलेट्स, उससे एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, लोगों की स्वास्थ्य अच्छा होता है। फिर हमेशा भारत का एक प्रयत्न रहता है कि जो हमारा
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो यूपीआई हो, जिस तरह से वो भारत में गरीब से गरीब व्यक्ति के पास आज स्मार्टफोन है और क्यूआर कोड है, हर दुकान के पास, रेहड़ी वाले के पास भी। ये चीज़ें हैं जो विकास की गति को तेज़ करती हैं, और उसका जिक्र उन्होंने किया। और रीजनल मल्टीलेटरलिज्म की भी बात की कि जो मल्टीलेटरलिज्म का जो ढांचा है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो और संस्थाएं हो, वर्ल्ड बैंक हो, उनमें वो पुराना है, 70-80 साल पुराना है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप और नॉट परमानेंट दोनों का। तो उन्होंने बहुत मुद्दों को जो भारत के लिए भी मुख्य हैं और एससीओ संस्था के लिए मुख्य है, विश्व के लिए मुख्य है, सेंट्रल एशिया के लिए मुख्य है, उनकी तरफ पूरे विश्व का और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान आकर्षित किया। बिल्कुल, अतुल अनेजा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनेजा जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक वेल क्राफ्टेड स्पीच और उसमें जिस तरह के मुद्दे अपेक्षित थे, तमाम उन पर जो है जोर दिया गया। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को अगर देखते हैं तो उस पर एक कड़ा प्रहार किया गया, और ये पाकिस्तान के अंदर इस मुद्दे को इतनी कड़ाई के साथ उठाना अपने आप में, जिस तरह से पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से किस तरह का एक कूटनीतिक दबाव भी बनाने में इसको एक सफलता के रूप में देखा जाए? रमा जी, मैं इसको एक बड़ा पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग एक उनका जो एड्रेस रहा है, और फॉरवर्ड लुकिंग इस तरह क्योंकि वो बात करें कि दुनिया का ढांचा बदल गया, अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड में कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कनेक्टिविटी की बात की उन्होंने, और भी तरह तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ तभी हम अवेल कर सकते हैं अगर हम कुछ रूल्स को फॉलो करें। और जो सबसे बड़ा रूल उन्होंने बताया है वो रूल ये है कि आप आतंकवाद, अलगाववाद, एक्सट्रीमिज़म, इसको छोड़ना होगा। अब इसका निशाना पाकिस्तान की तरफ तो है ही है, वो उसके अलावा भी जो हमारे साथ जो कनाडा में हो रहा है जिस तरह से, उसके ऊपर भी निशाना है कि भारत, अगर हमको ये उपलब्धियां लेनी है, ये अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है, तो जो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म है उसके ऊपर दुनिया में कंसेंसस होना चाहिए कि इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस। ये सबसे बड़ा एक रूल है। दूसरा, अगर आप दूसरी बात करें तो ट्रेड एंड ट्रांजिट की उन्होंने बात की, जो इम्पॉर्टेंट है। एक तरह से उसके ऊपर भी पाकिस्तान पर निशाना है, क्योंकि पाकिस्तान ने, जो उनके प्रधानमंत्री हैं, उनने अपने एड्रेस में कहा था कि वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से जुड़ना चाहते हैं। तो विदेश मंत्री कह रहे हैं कि आप चेरी पिक नहीं कर सकते किस में आप जुड़ेंगे। जो ट्रांजिट पाकिस्तान से अफगानिस्तान वाली बात है वो छिपी हुई है, सब टेक्स्ट में वो आ रही है कि आप चूज नहीं कर सकते कि आपको एक पसंद है दूसरा नहीं खोल सकते। या ट्रेड के ऊपर कि आप जो है, हम आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन दें और आप हमें ना दें। तो एक तरह से ये भी पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एक निशाना साधा हुआ है कि आपको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की ज़रूरत है। और तीसरी बात जो एम्बेसडर तैयार कर रहे थे कि अगर आप इस राह, पॉजिटिव राह पे चलें, तो उसके बाद भारत की बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिसका आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं और जनरली एससीओ फ़ायदा उठा सकते हैं, और जिसके अंदर वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सोलर लाइट की बात हो, योगा की बात हो, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण और एक जिसे कह सकते हैं कि सशक्त आवाज़ में उन्होंने ये बातें उठाई हैं। अनिल जी, आपका और तायल सर, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और सीधे अब आपको ले चलते हैं भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस जमीन को वो वापस करेंगे तो 1+1 मिलकर 2 होता है। मुदा के चेयरमैन का इस्तीफा और जमीन वापस करने की जो पेशकश सीएम साहब की रही है कर्नाटक में, ये एक बात स्पष्ट करता है कि मुदा स्कैम में सर से पांव तक कांग्रेस पार्टी के वहां के सबसे बड़े नेता सिद्धरमैया जी खुद लिप्त हैं। फ्रॉम हेड टू टो, Siddaramaiya, the Chief Minister of Karnataka, is embroiled in the Muda scam. There is no doubt about it. आप सभी जानते हैं कि कल ईडी ने भी एक चार्जशीट फाइल किया है। केवल मुदा के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है ऐसा नहीं हुआ है, ईडी के चार्जशीट का भी इफेक्ट रहा है। ईडी के चार्जशीट में यह दावा किया गया है, और सुनकर ही मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस प्रकार भी राजनीति होती है, कि ये जो कर्नाटक में
कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम हमारे अनुसूचित जाति के लोग और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए SC/ST वेलफेयर के लिए जो फंड है कर्नाटक में, दैट लाइज अंडर द एजिस ऑफ महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम, उसके फंड में किस प्रकार से उसे डाइवर्ट करके आम चुनाव जो अभी 2024 में हुए थे, उस आम चुनाव में बेल्लारी लोकसभा में लगभग 7 लाख से अधिक लोगों को 200 रुपए करके बांटा गया है। इनफैक्ट द ED's चार्ज शीट categorically mentions that the money which was meant for the welfare of SC and the ST community, which was in the custody of the Maharshi Valmiki board, which was in fact the money of the taxpayers, that was used for a political purpose by the Congress party. कांग्रेस ने 7 लाख वोटर्स को कांग्रेस को वोट देने के लिए 200 रुपए, किसी को 200, किसी को 300, किसी को 400, इस प्रकार से वहां बांटा है। दे ट्राइड टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शन ऑफ बेल्लारी लोकसभा सीट। और आप सभी जानते हैं कि जहां तक ये मुदा स्कैम का विषय है, इसमें जो लेखा अधीक्षक, द चीफ अकाउंटेंट जो मुदा के रहे थे, P. चंद्रशेखर, ही हैड कमिटेड सुइसाइड, उन्होंने आत्महत्या की थी। और जो उन्होंने सुइसाइड नोट छोड़ा था, उस सुइसाइड नोट में बहुत कुछ चौंकाने वाला था। उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि निगम के बैंक खाते से, महर्षि वाल्मीकि निगम जो है, उस निगम के बैंक खाते से लगभग 187 करोड़ रुपए अनाधिकृत हस्तांतरण, इलीगल शिफ्टिंग हुई है। एंड देयर इज अ रूल अक्रॉस द कंट्री दैट द मनी विच इज स्पेसिफिकली अलॉटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द SC/ST कम्युनिटी कैन नॉट बी डाइवर्टेड। आप बाकी फंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, मगर जो SC/ST कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए जो पैसा है, उस पैसे को कदाचित आप किसी और काम के लिए डाइवर्ट नहीं कर सकते। It is too much of a coincidence, I will say, that Rahul Gandhi goes to America and he declares that हम कभी सत्ता में आएंगे तो हम आरक्षण समाप्त कर सकते हैं। और simultaneously we see that in Karnataka, the money which is meant for the welfare of the SC/ST community is diverted and is used for purposes to satisfy the political needs of Congress party's leaders. मुझे तो बोलते हुए भी आश्चर्य लग रहा है और आप सब हैरान परेशान होंगे कि जिस प्रकार की ये नोट सामने आई है, महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड के जो पैसों का इस्तेमाल कांग्रेस नेताओं ने न केवल चुनाव में किया, मगर एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी भी खरीदी गई है। वन लैम्बोर्गिनी बोलने से केवल अखिलेश यादव याद आते हैं, ऐसा नहीं है। लैम्बोर्गिनी, इन सबके आपस में कनेक्शन है। ये इंडिया अलायंस वाले, आई डोंट नो व्हाट दे हैव विद लैम्बोर्गिनी, वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रांड्स। जस्ट इमेजिन, SC/ST वेलफेयर फंड से लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदना। लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी गई, फ्लैट बुक किए गए, फ्लैट्स हैव बीन बुक्ड, हवाई टिकट बुक किए गए, निजी। ये कोई SC/ST वेलफेयर के लिए हवाई टिकट बुक नहीं किया गया है, निजी लोगों के लिए हवाई टिकट बुक किए गए। निजी कर्मचारियों को, मैंने किसी को PS रखा, किसी को PA रखा, निजी कर्मचारियों को सैलरी दी गई है और बिजली के बिल का भुगतान किया गया है, वह भी महर्षि वाल्मीकि निगम फंड जो है उसमें से किया गया है। गाड़ियों पर खर्च किया गया। कोई नेता घूमने आया, राहुल गांधी घूमने आए, राहुल गांधी और उनके परिवार के घूमने के लिए उसमें से पैसा खर्च किया गया। आप सोचिए, अगर इस प्रकार से पैसा निगम के फंड से, SC/ST के वेलफेयर के फंड से खर्च किया गया है, तो इस प्रकार के CM को अपनी कुर्सी पर बने रहने का क्या अधिकार है, यह आज हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। और आप सभी ने देखा था
कि जब पहले भारतीय जनता पार्टी, और केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कर्नाटक की जनता और हिंदुस्तान की जनता, व्हेन वी आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, इनिशियली मिस्टर सिद्धरमैया एंड मिस्टर डीके शिवकुमार, दे डिनाइड कि नो, वी आर पाक साफ, हम पाक साफ है, हमने इस प्रकार का कोई अन्याय नहीं किया। मगर बाद में लेटर, इनफैक्ट दे कंसीडर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, विधानसभा में उन्होंने यह बात स्वीकार किया कि हां फंड डाइवर्ट हुआ है। तो आप सोच के देखिए, मुदा के चेयरमैन का आज इस्तीफा, ईडी की चार्जशीट जिसमें एक लोकसभा में बेल्लारी में 7 लाख लोगों पर पैसा खर्च करना, सिद्धरमैया जी का यह पेशकश कि मैं जो जमीन लिया हूं, मेरी पत्नी के नाम पे जो मुआवजे पे जमीन आवंटित हुई है, वो जमीन मैं वापस करने के लिए तैयार हूं। और तो और सदन के पटल पर खड़े होकर यह कहना कि हां द मनी वॉज डाइवर्टेड, डज नॉट दिस रीक ऑफ एन एक्सेप्टेंस ऑफ द गिल्ट? अगर यह एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट नहीं है तो और एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट कैसे होता है? आपने मर्डर किया है? नहीं नहीं नहीं, आप ले लीजिए, चाकू ले लीजिए जी, आप चाकू ले लीजिए, इस पे खून लगे हुए हैं, आप देख लीजिए। सो ही हैज सबमिटेड द मर्डर वेपन, he has submitted the weapon of corruption where the land parcel is to be surrendered. The chairman is resigning. What else do we need as an evidence for Mr. Siddaramaiah to step down? I call upon Mr. Siddaramaiah. Mr. Siddaramaiah, if you have the slightest morality left in you, you should immediately step down. You should not wait for today's sunset. आज सूर्यास्त के लिए आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त से पहले करप्शन का अस्त होना चाहिए। द कर्टन शुड बी ड्रॉन ऑन द प्रेजेंट रेजीम ऑफ कर्नाटका इवन बिफोर टुडे सनसेट। बंधुगण, ये जो पूरा मुदा स्कैम और जो महर्षि वाल्मीकि स्कैम चल रहा है, उसमें बी नागेंद्र, जो उनके खुद के विधायक है, कांग्रेस पार्टी के मंत्री उस विभाग के रह चुके हैं, महर्षि वाल्मीकि फंड डाइवर्ट जो हुआ है उस विभाग के जो मंत्री रह चुके हैं, आज वो जुडिशियल कस्टडी में है, ही इज बिहाइंड बार्स, वो जेल के सलाखों पीछे है। 16 केजी सोना, कोई ग्राम में नहीं बोल रहा हूं, केजी, किलोग्राम, 16 केजी सोना और 2.5 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। 16 केजी सोना, सोचना थोड़ा सा भयावह लगता है। 16 केजी सोना बरामद हुआ है और 2.5 करोड़ रुपए बरामद हुआ है, और उसके बाद भी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है कि मुख्यमंत्री जी आप सिंहासन छोड़िए। अरे 16 केजी में तो पूरा का पूरा मुख्यमंत्री जी का सिंहासन वो सोने का बन जाएगा, फिर भी आप सिंहासन नहीं छोड़ रहे। इस प्रकार की निर्लज्जता केवल कांग्रेस में ही हो सकती है। जहां तक मुदा स्कैम का सवाल है, आई डोंट वांट टू बी रिपीटेटिव, बट एक नटशेल में आप सभी को पता है कि मुदा के जो चेयरमैन थे, जिनका नाम मारी गौड़ा जी था, उन्होंने आज रिजाइन किया है। और इसके पीछे सिद्धरमैया जी जब डिप्यूटी सीएम थे, उस समय एक जमीन उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पार्वती जी के भाई उनको आवंटित हुई थी मैसूरू के पास एक गांव में। उसके पश्चात जब कर्नाटक इंडस्ट्रियल अथॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड, उन्होंने यह तय किया कि हम वहां कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेके आएंगे और उस लैंड को एक्वायर करेंगे, उसका अधिग्रहण करेंगे, लैंड एक्विजिशन जिसे बोला जाता है। व्हेन वी विल एक्वायर दिस लैंड, तो एक नियम लाया गया कि उस लैंड के एक्विजिशन के बदले हम शहर में आपको जमीन देंगे, उसके इक्विवेलेंट जमीन देंगे। मगर जो जमीन शहर में दी गई वो कई गुने अधिक थी कंपेयर्ड टू द कॉस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेज। तो ये सब खैर ये तो समझाने वाले सिखाने वाले इनके तो गुरुजी है ही। नेशनल हेराल्ड स्कैम करके 5,000 करोड़ रुपए गबन करने वाले, ये सोनिया जी ने ही ट्यूशन दिया होगा, सोनिया जी ने ही ट्यूशन दिया होगा और उसका रिवीजन वाड्रा जी ने ही कराया होगा और राहुल गांधी जी ने एग्जीक्यूट कराया होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। ये सारी बुद्धि, खलू बुद्धि गांधी परिवार में ही मौजूद है। देश की जमीन को कैसे हड़पना है, कौन से हस्ताक्षर कहां करना है, किस प्रकार से
लखनऊ में, भोपाल में, दिल्ली में प्राइम प्रॉपर्टी को हड़प के अपने जेब में डालना, 5,000 करोड़, सोचिए जरा 5,000 करोड़ ये प्रॉपर्टी। अक्यूज नंबर 1 अक्यूज नंबर 2 है दोनों मां बेटे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर है जिसमें अक्यूज नंबर 1, क्योंकि बार बार नहीं बोला जाता है सोनिया जी और राहुल जी, तो अक्यूज नंबर 1 हाजिर हो ऐसे बोला जाता है, अक्यूज नंबर 2, तो अक्यूज नंबर 1 सोनिया जी हैं और अक्यूज नंबर 2 राहुल जी हैं। 5,000 करोड़ गबन किया हुआ, दोनों बेल पे हैं, दोनों बेल पे हैं इनके गुरुजी, और अभी तक सिद्धरमैया जेल से बाहर है, मगर जरूर जेल जाएंगे। बंधुगण, इस पूरे विषय को लेकर हाई कोर्ट भी गए थे सिद्धरमैया जी, हाई कोर्ट में करारा तमाचा मिला उनको, और उसके पश्चात फिर भी देखिए कि सिद्धरमैया जी ने अभी तक इस्तीफा तो दूर, उसकी पेशकश तो दूर, यहां राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल तो आपने जेपीसी की बात सुनी ही होगी, हंगामा कटा पड़ा था वहां जेपीसी में, और हंगामे के पीछे क्या का मतलब, मैंने पूछा, मैं भी वहां पे, हमारी भी एक मीटिंग चल रही थी वहां पर, केमिकल फर्टिलाइजर वाले स्टैंडिंग कमेटी की भी मीटिंग चल रही थी, और यहां बहुत तेज तेज आवाज हो रही थी, तो हमने पूछा क्या हो रहा है, तो कोई जाके पूछ के आया, फिर जो कहानी बताई, मैं तो चाहता हूं वो कहानी आपको बताई जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भी कल पकड़ी गई चोरी, वो वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में जमीन हड़पता है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी जमीन हड़प ली है। आप सोचिए जरा, वो पूरे हिंदुस्तान में कोई जमीन हड़प रहा है, और यहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उन्हीं की जमीन हड़प ली है, और उसकी पेशकश करने के लिए और उसका सबूत रखने के लिए जो उसके अधीक्षक हैं, जो उसके पूरे काम को देखते हैं, उनको कल बुलाया गया था। आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक ट्रस्ट है, पारिवारिक ट्रस्ट है, इन सब लोगों के एक ट्रस्ट होते हैं, ये बिना, दीज आर ट्रस्टलेस पीपल बट दे हैव अ ट्रस्ट ऑफ द फैमिली, अपने परिवार का एक ट्रस्ट होता है उनका, क्योंकि इन पे ट्रस्ट कभी नहीं करना है, ये जरूर हड़पेंगे, मगर उनका एक ट्रस्ट होता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ट्रस्ट का नाम है सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट, वहां एक राजीव गांधी ट्रस्ट है, वो भी हड़पता है, तो इनका भी एक ट्रस्ट है सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट। तो ये सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट जो है, इसने बेंगलुरु के पास एक हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क है, उस पार्क के पास उन्होंने 5 एकड़ जमीन लिया है, 5 एकड़ जमीन, और उसकी जो कुल आय है जो तुमको देना पड़ा, केवल और केवल 2.5 करोड़ में यह जमीन उनको दे दी गई, केवल 2.5 करोड़ में मल्लिकार्जुन जी के ट्रस्ट को यह जमीन दे दी गई, परिवार के ट्रस्ट को यह जमीन दे दी गई। और 71 कंपनीज वर इन लाइन उस जमीन के लिए कि हम वहां पे कोई डेवलपमेंट का काम करेंगे, कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, इत्यादि इत्यादि, मगर इनके ट्रस्ट को वो जमीन दे दी गई और उन्होंने वो जमीन हड़प ली। और उसके बाद कल हमने देखा है कि किस प्रकार जेपीसी के समय अनवर मल्लीपड्डी, जो कि वक्फ बिल का जो संयुक्त जेपीसी मीटिंग हुई थी उसमें उनको प्रस्तुत किया गया था। ये अनवर मल्लीपड्डी जो है कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग और कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं अनवर मणिपड्डी। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर गंभीर आरोप लगाया कल जेपीसी पर और कहा कि वक्फ की जमीन हड़प ली है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो केवल वो ट्रस्ट ने एरोस्पेस की जमीन नहीं हड़पी, वो भी हड़पी और यहां पर वक्फ की जमीन भी हड़प ली है। तो आप जरा सोच के देखिए, ये कांग्रेस पार्टी में खाली हड़पा हड़पी चल रही है। एंड कांग्रेस इज नथिंग बट अ लैंड ग्रैबर्स पार्टी। किसने किसने नहीं किया, वो एक लिस्ट दिया गया है मुझे। सिद्धरमैया जी ने तो मुदा में पूरा लैंड हड़प लिया। 2015 में वर्तमान के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने, उन पर भी लैंड ग्रैबिंग का आरोप था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो वक्फ बोर्ड का ही जमीन हड़प गए और फिर वो ट्रस्ट से भी जमीन हड़पा। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, कमलनाथ, ये सब, इन सब पे भी हमने बारी बारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, ये लैंड ग्रैब कर लिया था। हाँ, और दामाद जी तो इनके हेड हैं।
दामाद श्री तो इनके हेड हैं, वो डीएलएफ से कहानी शुरू हुई थी वाड्रा जी की, तो ट्यूशन क्लास तो उन्हीं का चलता है खैर। और राहुल जी और सोनिया जी तो नेशनल हेराल्ड में इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये जो लैंड ग्रैबर्स की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और जिस प्रकार से सिद्धरमैया जी, ईडी ने कल एक रिपोर्ट सबमिट किया है, चार्जशीट सबमिट किया है, रिपोर्ट तो नहीं चार्जशीट सबमिट किया है। मुदा के चेयरमैन ने अभी थोड़ी देर पहले रेजिग्नेशन दिया है और आप जमीन वापस करना चाहते हैं, ये चलेगा नहीं। ये चलने वाला नहीं है कि आप जमीन वापस कर दोगे तो आप जेल से बच जाओगे। आप इस्तीफा दीजिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो इस विषय को देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो खुद ही लैंड ग्रैब कर रहे हैं। और मैं किससे भी अपील करूं, मैं तो हिंदुस्तान की जनता से ही अपील करता हूं कि आप सभी लोग इन पर दबाव बनाइए ताकि सिद्धरमैया जी इस्तीफा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जो कर्नाटक में मुडा घोटाले को लेकर भाजपा ने सीएम सिद्धरमैया सहित कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा गया है कि भ्रष्टाचार के जो है कई मामले इसमें उजागर होते हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को साफ तौर पर कहा गया है कि उन्हें जो है इस्तीफा देना चाहिए, उनके इस्तीफे की मांग की गई है। जिस तरह से इस पूरे मामले में SC/ST समुदाय के कल्याण संबंधी कोष को डाइवर्ट किया गया है, बीजेपी का कहना है कि इसका दुरुपयोग किया गया है। बेल्लारी में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इसमें पैसे भी बांटे गए हैं और चुनाव में कांग्रेस ने इन पैसों का इस्तेमाल किया है और आलीशान गाड़ियां भी इससे खरीदी गई हैं। तो कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इन पैसों से निजी कर्मचारियों को भी भुगतान किया गया है। तो बड़ा हमला जो है बीजेपी के द्वारा किया गया है। हालांकि बीजेपी लगातार जो है इस मुद्दे को उठा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके परिजनों को घुमाने का काम भी इस पैसे से किया गया और सदन के पटल पर पैसों के डायवर्जन की बात जो है इस्तेमाल की है और सीएम की पत्नी के नाम पर ली गई जमीन को वापस करने की पेशकश जो है वो एक तरह से अपराध की स्वीकारोक्ति हो जाती है। तो ये बड़े गंभीर आरोप हैं जो बीजेपी ने लगाए हैं और ये भी कहा है कि सूर्यास्त से पहले सीएम सिद्धरमैया को इस्तीफा दे देना चाहिए। काफ़ी गंभीर ये मामला है। उन्होंने कहा अगर सीएम पद नहीं छोड़ते हैं तो इस तरह की जो निर्लज्जता है वो कांग्रेस में ही हो सकती है। ये भी कहा संबित पात्रा ने कि मुडा के चेयरमैन ने आज ही इस्तीफा दिया है और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। और बेंगलुरु से शुभा हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे हम और ज़्यादा बात करते हैं। शुभा, लगातार जो है बीजेपी इस बात को उठा रही है और जिस तरह से जो तमाम सबूत जो हैं संबित पात्रा ने दिए हैं, तमाम तरह की जो उन्होंने विभिन्न तरह की जो घटनाएं हैं उनको बताया है और उसकी पुष्टि पर उन्होंने कहा है कि ये एक बड़ा जो है पैसे के डायवर्जन का जो मामला है वो साबित होता है, जिसमें SC/ST के जो फंड का डायवर्जन है वो शामिल है। अपने आप में कितना गंभीर है और किस तरह से सिद्धरमैया सरकार इस पर घिरती हुई नजर आ रही है? सिद्धरमैया सरकार को लेकर बीजेपी वालों ने निरंतर प्रतिभटन भी किया है और हाईकोर्ट में भी इनका तनिक के लिए इन्होंने ग्रीन सिग्नल भी दिया था, पर सिद्धरमैया ने तनिक के लिए सामने नहीं आया था, बल्कि इन्होंने कोशिश की थी। और सिद्धरमैया की पत्नी पार्वतम्मा भी जमीन को वापस करने का जो इन्होंने तरीका की पत्र भी लिखा था। लेकिन कर्नाटक राज्य में जो सिद्धरमैया से जो मुडा स्कैम हुआ है इसके लगातार कोशिश तनिक के लिए चल रहा है, बल्कि इनका रियल में जो रिजल्ट आना चाहिए जो रिजल्ट नहीं आ रहा है। बल्कि ये मुडा स्कैम अकेले नहीं है, मुडा के साथ साथ वाल्मीकि हगरण है, SCPTC का अमाउंट है, जो अभिवृद्धि के लिए जो लोगों के भलाई के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया था, ये सारे इन्वेस्टमेंट को इन्होंने अपने चुनाव के लिए अपनी गारंटी योजना के लिए दुर्बल किया है, जिसके चलते हम देख सकते हैं मुडा में भी उसी तरह से प्रकरण हुआ था। मुडा को लेकर हाईकोर्ट में भी ग्रीन सिग्नल दिया था। लेकिन अभी हम कर्नाटक में देखें तो वाल्मीकि हगरण में जो 87 करोड़ रुपए का जो वाल्मीकि घोटाला हुआ था, जिसके चलते भी प्रतिभटन चल रहा है। और बीजेपी वालों का और कर्नाटक के लोगों का कहना यह है कि सिद्धरमैया अपने पद को तुरंत ही इस्तीफा का मांग भी किए थे। शुभा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, शुभा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बीजेपी लगातार जो है इन बातों को उठा रही है,
कड़े हमले कर रही है और कई तरह से सिद्धारमैया सरकार को घेरा है बीजेपी ने। क्या वजह है सिद्धारमैया सरकार अपना बचाव नहीं कर पा रही है? इस चुप्पी में कहीं ना कहीं जो ये सब घोटाले हुए हैं या जो इस तरह की अनियमितताएं हुई हैं, उसमें क्या स्वीकारोक्ति भी नजर आती है? कर्नाटका में अभी हम देख सकते तो कर्नाटका कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए कई तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सारे कोशिश लाभदायक नहीं है। वो सारे कोशिश इनको पॉजिटिव में नहीं आना चाह रहे हैं। जो सिद्धरामैया के आगे कौन होगा सीएम, इसके भी हम अभी ऑप्शंस देख रहे हैं। कई लोग सीएम पद के लिए अभी तैयार है और सीएम पद के लिए इन्होंने लड़ रहे हैं, लेकिन कर्नाटका के सीएम अपने पद को इस्तीफा नहीं दे रहे, बल्कि हम देख सकते हैं आज के ब्रेकिंग में जो मूडा के अध्यक्ष है, इन्होंने अपने पद को इस्तीफा दिया है, क्योंकि ये सिद्धरामैया के आप्त सलाहकार भी थे, इनके साथ ही इन्होंने काम किया था और सिद्धरामैया खुद ही इन्होंने जाकर इनके मिलकर इन्होंने अपने पद को इस्तीफा दिया है और ऑलरेडी इन्होंने दिया है। पर सिद्धरामैया जो इनको कदम उठाना चाहिए, बल्कि इन्होंने अभी तक इन्होंने कदम नहीं उठाया है। यही बड़े सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ राजेश राज भी जुड़े हुए हैं। राजेश, कितने गंभीर ये आरोप हैं जो बीजेपी ने लगाए हैं सिद्धारमैया सरकार पर? देखिए रमा, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका सरकार पर पहले से ही आक्रामक है और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की जो जमीन रही है, जो रिपोर्ट आई है पहले 2012 की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में जमीन जो है वो हड़पने और उनके जो बेटे हैं उनके द्वारा जो ट्रस्ट का मामला उभर कर सामने आया था कि ट्रस्ट की जमीन औने पौने भाव में उन्होंने खरीद ली थी, वो खरीदने की बात जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कहा जाता है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जमीन जो है वो जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की गई है। अब कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, वो सीधे सीधे तौर पर निशाने पर हैं और बीजेपी जो है वो इस्तीफा की बात भी कर रही है, सिद्धारमैया को इस्तीफा देने की बात भी कर रही है। और कहीं ना कहीं जो बी नागेंद्र जो मंत्री रहे हैं, जो जुडिशियल कस्टडी में हैं, उनके यहाँ से 16 किलो सोना और तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बरामद होने का आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संबित पात्रा ने साफ तौर पर लगाया है कि उनके यहाँ से 16 किलो सोना और 2.5 करोड़ रुपए जो हैं वो बरामद हुए हैं। तो आप समझ सकती हैं कि मामले की जो गंभीरता है वो बढ़ती जा रही है और बीजेपी लगातार आक्रामक है। राहुल गांधी पर भी उन्होंने आक्रमण किया कि विदेशों में जाकर वो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं और SC ST के कोटे के जो पैसे हैं उससे लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदने की भी बात जो है वो आरोप भी साफ तौर पर संबित पात्रा ने लगाया है कि जो फ्लैट जो है गाड़ियां SC ST वेलफेयर फंड से लैम्बोर्गिनी गाड़ी जो है वो खरीदी जाती है, फ्लैट खरीदे जाते हैं, इसका भी आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। तो कुल मिलाकर कर्नाटक सरकार जो है बीजेपी के निशाने पर है और कहीं ना कहीं जो दो स्कैम उभर कर सामने आए हैं, उस स्कैम के बहाने बीजेपी सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग भी कर रही है और सिद्धारमैया पर आक्रामक भी है। बिल्कुल राजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से शुभा भी बता रही थी कि जो सिद्धारमैया सरकार है या जो कांग्रेस है, इन आरोपों पर अपना बचाव नहीं कर पा रही है, इसकी अगर हम पृष्ठभूमि में जाते हैं तो क्या कुछ इसमें निकल कर आता है? क्यों कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पर यह एक बड़ा मौजूद सवाल है कि कांग्रेस अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही है और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के जमीन का मसला उभर कर सामने आया, मल्लिकार्जुन खड़गे की उस पर चुप्पी दिखाई पड़ती है। ट्रस्ट की जमीन जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे जो हैं वो ट्रस्ट की जमीन खरीदने की बात पहले से करते रहे हैं, उस पर भी अब तक कोई स्पष्ट जो है वो मंतव्य नहीं आया है और तरह तरह के जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, लेकिन कांग्रेस अगर हम देखें तो कायदे से इन चीजों को काउंटर नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इन बातों से इतर जो जेपीसी में हंगामा हुआ उसका भी जिक्र किया और कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन जो है उसको लेकर जो है वो किस तरीके से जमीन हड़पने का काम वक्फ बोर्ड करता रहा है, उसको लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो चुप हैं, जबकि उन पर साफ तौर पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन जो है उसको हड़पने का काम किया है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पर संगीन आरोप लगते रहे हैं और कांग्रेस के द्वारा किसी भी तरीके से इसको काउंटर नहीं किया जा रहा है, यह एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है रमा कि आखिर
क्या वजह ऐसी है कि कांग्रेस जो है इसको काउंटर नहीं कर पा रही है, अपने को डिफेंड नहीं कर पा रही है, जबकि बीजेपी के द्वारा जो मुद्दे उठाए जाते रहे हैं कांग्रेस उसका तुरंत पलटवार करती रही है, तुरंत उसको काउंटर करती रही है। लेकिन यह एक बड़ा सियासी मुद्दा जो है वो बनकर उभरता जा रहा है कर्नाटका सरकार के खिलाफ, और दो स्कीम जो है वो सामने आ रहे हैं और कांग्रेस जो है बिल्कुल चुप है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल राजेश, इसमें ये भी बेहद महत्वपूर्ण निकल कर आता है जिस तरह से समित पात्रा ने भी इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सिद्धारमैया सरकार जो है वो कोर्ट में भी गए, वहां से भी उनको झटका लगा, और जिस तरह से जो सीएम की पत्नी के नाम जो जमीन थी उसे जो है उसके जो वापस करने की बात कही, तो कहीं ना कहीं खुद ही जो है वहां पर जो वो इसमें लिप्त लोग हैं वो इसकी स्वीकारोक्ति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लिप्त होते उसमें नजर आते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगा रही है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कटघरे में खड़ा होती दिखाई पड़ रही है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि बेल्लारी सीट पर जो चुनाव के दौरान जो है 7 लाख लोगों को 200 से 300 रुपए जो है वो बांटे गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप है भारतीय जनता पार्टी का कि चुनावों के दौरान भी जो है पैसे का बंदरबाट हुआ है, जनता को लुभाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो ईडी की चार्जशीट में जो बातें सामने आई हैं निकलकर, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किया है। महर्षि वाल्मीकि बोर्ड का जो पैसा है उसको डाइवर्ट किया गया है, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। और राहुल गांधी के अनर्गल बयानों पर भी भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर सत्ता पक्ष के लिए अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, अनाप शनाप जो है वो आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी सरकार कर्नाटका में है और उन सरकार पर दो घोटाले का आरोप लग रहा है। उस पर राहुल गांधी ने अब तक कोई काउंटर नहीं किया है, कोई बात उन्होंने नहीं उठाई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ये कोशिश है कि कर्नाटका सरकार के बहाने वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरने की कोशिश करे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल जो चुप्पी है वो एक हम कह सकते हैं कि एक ऐसा संकेत है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में और भी आक्रामकता दिखा सकती है। शुभा, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, मूडा के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया, बीजेपी ने कहा कि मूडा के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है, सीएम इस पर इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? क्या उनकी तरफ से कोई जवाब आया है? क्या वहां से जो राज्य कांग्रेस है वहां से कोई प्रतिक्रिया इस बारे में आई है? क्या कुछ माहौल है इस पूरी सियासत पर, सियासी सरगर्मी पर? मूडा के अध्यक्ष ने जिन्होंने अपने पद को इस्तीफा देने के पूर्व इन्होंने सिद्धरामैया को मिलकर इन्होंने बात करके इसके बाद इन्होंने अपने पद को इस्तीफा दिया है। और साफ साफ हम देख सकते हैं अगर सीएम सिद्धरामैया के पास इन्होंने गया तो इन्होंने सजेशंस तो लिया ही होगा, लेकिन सिद्धरामैया ने इनके मूडा के अध्यक्ष को अपने स्थान पर इस्तीफा का मांग किया था, बल्कि सिद्धरामैया अपने स्थान के लिए इस्तीफा नहीं दे रहे। और कर्नाटका में जो हम देख सकते हैं अभिवृद्धि काम तो कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि कांग्रेस अपने लिए इन्होंने काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट सीएम, अगला सीएम कौन होगा, ऐसे सवालों का जवाब बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। और कर्नाटका का स्थिति अभी ऐसे है कि कर्नाटका के सीएम अभी घोटाले में है और अगले सीएम कौन हो सकता है इसके ऑप्शंस में मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे और राहुल खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे को देख सकते थे। इन्होंने भी अभी घोटाला में शामिल है और कोई राजनीतिक में कर्नाटक ऐसे बंदी हो गया है, सारे के सारे कांग्रेस पार्टी में जो लीडर्स है और इन्होंने कर्नाटका के आडಳಿत में आना चाहते हैं, वो सारे के सारे घोटाले में शामिल है। इसका जवाब तो कर्नाटका की जनता मांग रही है। अभी कर्नाटका का सीएम क्या जवाब भी मांग रहे हैं और कर्नाटका का आगे का होने का जो सीएम से इनका भी जवाब कर्नाटका बिल्कुल यही निकल कर आता है शुभा, कर्नाटक की जनता भी जवाब मांग रही है, बीजेपी भी हमलावर है, लगातार जवाब मांग रही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो चुप्पी साधे हुए है, कोई जवाब उनके पास नजर नहीं आता है। ये बड़े सवालों के घेरे में आता है। शुभा, आपका और राजेश आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जो ये इसमें जानकारी है वो साझा करने के लिए। और इस वक्त बीजेपी से एक और बड़ी खबर आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी भाजपा के पहले सक्रिय सदस्य बने। भाजपा ने कल संगठन चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की थी। जारी चुनाव अधिकारी और सह चुनाव अधिकारियों के नामों की घोषणा हुई थी और घोषणा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण को चुनाव अधिकारी इसमें नियुक्त किया गया था।
नरेश बंसल, रेखा वर्मा और संबित पात्रा को राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी बनाया गया था। और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बड़ी खबर, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बीजेपी का जो सदस्यता अभियान है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल तौर पर भी इस बार बीजेपी के तमाम सदस्य बन रहे हैं और 9 करोड़ की संख्या कल ही पार हुई है इतने कम समय में, जब हमने देखा कि बीजेपी के सदस्यता अभियान को तेजी से गति मिल रही है। अब उन राज्यों में भी सदस्यता अभियान चलेगा जहां पर चुनाव खत्म हो चुके हैं, यानी हरियाणा में जहां पर चुनाव खत्म हो चुके हैं, नई सरकार का गठन होने जा रहा है वहां भी, और जम्मू कश्मीर में भी हम देखेंगे कि इस सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन कल जब राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और अधिकारी की घोषणा हुई तब ये साफ हो गया कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाना चाहती है। उसकी एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें सक्रिय सदस्यता अभियान वो बीजेपी ने आज शुरू किया। उसके सबसे पहले सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। याद होगा कि जब सदस्यता अभियान शुरू किया गया था तब भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय में एक बड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपनी सदस्यता को रिन्यूअल कराया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 9 करोड़ से ज़्यादा सदस्य बन चुके हैं। और अब सक्रिय सदस्यता अभियान, सक्रिय सदस्य वो होता है जो किसी बूथ पर या उस विधानसभा में कम से कम 50 नए सदस्य बीजेपी के साथ जोड़ता है और उसको मंडल चुनाव लड़ने का या फिर पार्टी में काम करने का आम सदस्य थोड़ा ज़्यादा मौका मिलता है, क्योंकि वो सक्रिय सदस्य होता है, पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में शामिल होता है। तो ये एक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुने जाने की जो बीजेपी की प्रक्रिया, उसमें सबसे पहले बूथ अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद मंडल अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा और जिला अध्यक्ष के साथ साथ राज्य बीजेपी के जो सदस्य हैं जिन्हें हम कहते हैं कि राज्य परिषद बीजेपी की, वो चुने जाएंगे। इसके साथ ही साथ बीजेपी की केंद्रीय परिषद के जो सदस्य हैं उनका चुनाव होगा। राज्य परिषद के जो सदस्य होते हैं वो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जबकि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उसके साथ ही साथ कुछ विधायकों का एक प्रतिशत शामिल किया जाता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जो तकरीबन 2 महीने में पूरी होने की उम्मीद है। कल जब औपचारिक तौर पर डॉक्टर के लक्ष्मण जो संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही साथ चुनाव अधिकारियों के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले सक्रिय सदस्य बने हैं बीजेपी के, और इसी के साथ बीजेपी ने सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत आज से कर दी है। बिल्कुल, पहले सक्रिय सदस्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया की हम बात करते हैं। जिस तरह से पूरी प्रक्रिया आप ये बता रहे हैं और इसमें कदम दर कदम जिस तरह से नियुक्ति और जिस तरह से जो कहा जा सकता है कि हर मत की सहमति को इसमें शामिल किया जाएगा, किन नामों पर गौर हो सकता है? जी देखिए, हम जानते हैं कि मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन संसदीय बोर्ड ने कहा, बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने कहा कि नए अध्यक्ष के चुनाव तक उनको विस्तार दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जनवरी तक या उससे पहले पूरे होने की उम्मीद है। बहुत सारे नाम चर्चा में हैं, लेकिन बीजेपी में हम जानते हैं कि जो अचानक कई बार ऐसे नाम आते हैं जो चर्चा में नहीं होता। तो पहले एक संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद ही कयासबाजी लगाना ठीक होगा। हालांकि जिन नामों की बहुत चर्चा हो रही है पिछले 1 साल से कि जेपी नड्डा के बाद कौन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, उसमें विनोद तावड़े जो महासचिव हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनका नाम काफ़ी चर्चा में रहा। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं, उड़ीसा से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, उनका नाम भी बहुत दिनों से चर्चा में रहा। इस तरह के देखें तो तमाम अन्य नाम भी हैं, लेकिन अंतिम तौर पर किसके नाम पर मुहर लगेगी ये बताना बहुत मुश्किल है, चूँकि बीजेपी के पास युवा नेताओं की, अनुभवी नेताओं की एक बड़ी टीम है। और तो ऐसे में देखना होगा कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। बीजेपी जरूर चाहेगी कि अपने भविष्य को देखते हुए एक ऊर्जावान चेहरे को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आज से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पहले सक्रिय सदस्य बने। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बीजेपी महामंत्री और सदस्यता अभियान के संयोजक विनोद तावड़े भी मौजूद रहे और पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी।
पीएम ने कहा, विकसित भारत बनाने के हमारे प्रयास को गति प्रदान करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर प्रथम सक्रिय सदस्य बनने पर गौरवान्वित है और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की उपस्थिति में सक्रिय सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। ये एक आंदोलन है जो जमीनी स्तर पर हमारी पार्टी को और मजबूत करेगा और राष्ट्रीय प्रगति के लिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रभावी योगदान सुनिश्चित करेगा। एक सक्रिय सदस्य बनने के लिए एक कार्यकर्ता को एक बूथ पर या एक विधानसभा सीट पर 50 सदस्यों को पंजीकृत करना होगा। ऐसे कार्यकर्ता मंडल समिति और उससे ऊपर के लिए चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। साथ ही आने वाले समय में उन्हें पार्टी के लिए काम करने के लिए कई मौके मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला नए सीएम के रूप में उन्होंने शपथ ले ली है। उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उमर अब्दुल्ला के अलावा सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। इसके अलावा सकीना इटू और जावेद राणा ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समेत इंडी गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने उमर अब्दुल्ला की सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। कांग्रेस नई सरकार में शामिल नहीं होगी। राज्य में 90 सीटों पर हुए चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 और कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री उमर अब्दुल्ला जी को बधाई। लोगों की सेवा करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। केंद्र जम्मू कश्मीर के विकास के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय अफ्रीकी देशों की यात्रा पर हैं। भारतीय राष्ट्रपति आज मॉरिटानिया जाएंगी। मॉरिटानिया पहुंचकर राष्ट्रपति मुर्मू मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अल शेख अल गजौनी से मुलाकात कर बातचीत करेंगी। मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री मुख्तार औलद तचे और विदेश मंत्री मोहम्मद सलीम औलद मरजूक के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगी। राष्ट्रपति की इस यात्रा से भारत मॉरिटानिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति विदेश कार्यालय परामर्श और राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट को कवर करने वाले 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगी। वहीं मॉरिटानिया के राष्ट्रपति के यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। बता दें कि मॉरिटानिया इस समय अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर तक 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा पर हैं। आपको ये भी बता दें कि ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन देशों की पहली यात्रा है। मलावी में भारतीय मलावी मूल की नई पीढ़ी तैयार हो गई है। इस इंडो मलावी जनरेशन को भी राष्ट्रपति के दौरे से काफ़ी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि इस दौरे से यहाँ के भारतीय समुदाय को भी बड़ी मजबूती मिलेगी। मलावी में इस इंडो मलावी जनरेशन के बच्चों से बात की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मलावी आ रही हैं और मलावी आने वाली वो भारत की पहली राष्ट्रपति हैं। मलावी में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय भी रहता है जो कि यहाँ की आर्थिक प्रगति में बड़ा सहयोगी साबित हो रहा है। नई जनरेशन से बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर और किस तरह वो देखते हैं भारत और मलावी के संबंध को। सबके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहले ऐसे कब हुआ ही नहीं है और इससे लेके यहाँ लोकल्स को भी बहुत फायदा होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा और रिलेशंस इंडिया और मलावी के अच्छे होंगे। इसलिए
अच्छी बात है। पहले तो इंडिया और मलावी के रिलेशंस अच्छे होंगे और इन्वेस्टमेंट, जैसे बोला, इन्वेस्टमेंट्स अच्छे होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे लेबर, सब लोग यहाँ के और इंडिया के लोग को बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। बहुत अच्छा है ये, और नया वो होगा जैसे कि फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ कल्चर्स भी ट्रेड हो गए। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और प्रेसिडेंट आ रही है लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम। इट्स अ ग्रेट थिंग। इट कैन, वो इंडिया और मलावी का रिलेशन, यू नो, इट विल गेट क्लोजर, इट विल बी बेटर, इट कैन ऑल्सो हेल्प द इकोनॉमी। बिल्कुल, तो ये वो जनरेशन है जो कि यहाँ पर पैदा हुई है, यहीं पर पली बढ़ी है और कहीं ना कहीं भारत से भी गहरा जुड़ाव रखती है। कैमरामैन समूहनाथ मिश्रा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, लिलोंगवे, मलावी। भारतीय पेशेवरों का मलावी को मजबूत करने में अहम योगदान रहा है। यहाँ पर भारतीय प्रोफेशनल्स और उद्यमी रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहे हैं। राष्ट्रपति के मलावी दौरे को लेकर मलावी में रहने वाले प्रोफेशनल्स का मानना है कि इससे दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती तो आएगी ही, व्यापार को भी नई गति मिलेगी। मलावी में इंडियन प्रोफेशनल्स से बात की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। मलावी में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय रहता है और तमाम क्षेत्रों में भारतीय समुदाय जो है वो यहाँ पर काम करता है। मलावी की अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम जो क्षेत्र हैं उसमें भारतीय समुदाय का एक बहुत बड़ा योगदान है। हमारे साथ कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो यहाँ पर मलावी में काम करते हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए, आप यहाँ क्या काम करते हो, किस तरीके से मलावी जो है और भारत जो है आगे बढ़ रहे हैं, साथ में उनकी जो बॉन्डिंग है वो मजबूत हो रही है? एज ए इकोनॉमी वाइज और बिजनेस वाइज हमारा पुराना काफी बॉन्डिंग है, तो हम लोग चाहते हैं कि उस बॉन्डिंग को वो लोग आगे बढ़ाए। इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ की जरूरत है तो उसको वो डेवलप करे, रोड कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे जरूरत है तो हम लोग ये चाहते हैं कि उसमें भारत और मलावी दोनों मिलकर आगे बढ़े। मलावी अभी फिलहाल काफी प्रॉब्लम में, यहाँ पे फॉरेक्स का बहुत बड़ा इश्यू है। यहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो इंडिया और मलावी के बीच में हमारा एक्सपोर्ट एग्रीमेंट बनने वाला है ताकि यहाँ से काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट हो इंडिया में एंड मलावी को कुछ फॉरेन एक्सचेंज अर्न हो। व्यापारी संबंध जरूर से मजबूत हो गए क्योंकि एक जो बिजनेस डेलीगेशन ग्रुप भी आ रहा है जिसके साथ हमारा अपॉइंटमेंट भी है, तो काफ़ी सारे लोगों के साथ एमओयू भी बनेंगे तो काफ़ी सारे संबंध मजबूत होंगे। फार्मर्स भी काफ़ी सारे उत्साहित है क्योंकि वैसे हमारा कुछ न कुछ बात होता रहता है तो उनको भी पता है कि मुर्मू जी पधार रही है, तो वो भी थोड़े उत्साहित है कि अभी हमको कुछ न कुछ मिलेगा या फिर सहायता मिलेगी, कोई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो उस तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है वो। जी बिल्कुल, तो ये वो भारतीय समुदाय है जो ऐसे देश में है जिसे की विकास की दरकार है, जहां पर तमाम विकास की संभावनाएं हैं और कोशिश है कि ये प्रोफेशनल जो हैं वो अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से इस देश का विकास तो कर ही रहे हैं, साथ साथ भारत का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। कैमरामैन समूहनाथ मिश्रा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, लिलोंगवे, मलावी। और 3 देशों के अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले देश मलावी पहुंचेंगी। इस दौरे के दौरान भारत और मलावी के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर कई महत्वपूर्ण एमओयू पर भी साइन किए जाएंगे। राष्ट्रपति मलावी वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही मलावी में रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात करेंगे। इसके अलावा भी राष्ट्रपति कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के मलावी दौरे को लेकर मलावी में भारत के हाई कमिश्नर एस गोपाल कृष्णन से बात की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के मलावी दौरे पर आ रही हैं और मलावी दौरे पर आने वाली वो भारत की पहली राष्ट्रपति हैं। क्या मायने हैं इस दौरे के और क्या कार्यक्रम होंगे मलावी में, हम बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मलावी में इंडियन हाई कमिश्नर एस गोपाल कृष्णन जी हैं। सर, 3 दिन का दौरा है राष्ट्रपति जी का, क्या मायने हैं दौरे के? We have a very strong partnership with Malawi on a developmental project. We have implemented close to US dollar 180 million worth projects here. उसके अलावा हम कैपेसिटी बिल्डिंग और स्कॉलरशिप काफ़ी सारा चीज़ में मलावी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये विजिट है, महत्वपूर्ण विजिट है। दिस इज द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्रेसिडेंट एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस विजिट विल गिव एन इम्पीटस to the bilateral relations
and also the commercial relations between the two countries. मलावी में भी भारतीय समुदाय है जो कि तमाम क्षेत्रों में लगातार मलावी के विकास के लिए काम कर रहा है, तो उस समुदाय से भी मिलने का है कार्यक्रम राष्ट्रपति जी का। So we have a community reception on 17th where we have about close to 600 people will be there. So यहाँ का जो इंडियन कम्युनिटी है बहुत खुशी है प्रेसिडेंट का विजिट में, इसलिए ये महत्वपूर्ण हिस्टोरिक विजिट है। आफ्टर 60 years of the diplomatic relations established between the two countries, ये हो सकता है किसी को लाइफ लॉन्ग मेमोरी हो सकता है ये विजिट। इस हिसाब से आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट फॉर अस। कहीं ना कहीं इस दौरे से भारत और मलावी के जो संबंध हैं वो और मजबूत होंगे और भारत जिस तरीके से मलावी की लगातार मदद करता रहा है तमाम क्षेत्रों में, उस मदद को और मजबूती मिलेगी। कैमरामैन तम्बुनाथ मिश्रा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, लिलोंगवे, मलावी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 5 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले कई राज्य ऐसे हैं जो मतदाताओं को चुनाव से पहले अपने मत दर्ज करने की अनुमति देते हैं। स्विंग स्टेट जॉर्जिया भी ऐसा राज्य है जहां ऐसी व्यवस्था है। जॉर्जिया में मंगलवार को शुरू हुए मतदान के पहले ही दिन रिकॉर्ड मत पड़े हैं। जॉर्जिया के राज्य सचिव ने कहा कि कम से कम 2,51,000 वोट पहले ही दिन डाले जा चुके हैं, जो 2020 में हुए चुनाव के किसी भी एक दिन हुए मतदान से अधिक हैं। वहीं जॉर्जिया में फुल्टन काउंटी के एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि चुनाव को प्रमाणित करना काउंटी चुनाव बोर्डों का काम है और गलत गिनती या धोखाधड़ी के संदेह के आधार पर परिणामों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए मतदान शुरू हो गए हैं। जॉर्जिया में शुरुआती मतदान के पहले दिन मंगलवार को मतदान केंद्र खुल गए। जॉर्जिया में वोटिंग को लेकर वहां मौजूद हमारे संवाददाता अमृत पाल से जानकारी हम लेते हैं। अमृत, बताइए जॉर्जिया में वोटिंग को लेकर इतना उत्साह क्यों है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जॉर्जिया में हमने सिंगल डे पर लार्जेस्ट वोटिंग देखी 2020 के बाद। पिछली बार भी यहाँ सिंगल डे वोटिंग काफ़ी हाई हुई थी, पर ये ऑलमोस्ट उसकी डबल हो गई पहले दिन ही। जब अर्ली वोटिंग एक यहाँ का सिस्टम है जहाँ स्टेट्स, यूएस स्टेट्स, अगर आप की कोई वजह है तो आप उससे अर्ली वोटिंग कर सकते हैं। नवंबर 5 के दिन आपको जाके वोटिंग नहीं करनी। आप अगर आप बीमार हैं या आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स रीजंस नहीं पूछती, कुछ स्टेट्स रीजंस पूछती हैं कि आप क्यों अर्ली वोटिंग करना चाहते हैं। पोस्टल बैलेट के थ्रू, मेल इन बैलेट्स कहते हैं इनको, यहाँ पर आप वोटिंग कर सकते हैं, इन पर्सन वोटिंग भी कर सकते हैं। तो वो कई स्टेट्स में हो चुका है, जैसे साउथ डकोटा, वर्जीनिया, इन्होंने तो सितंबर 20 को शुरू कर दिया था। तो जॉर्जिया ने अक्टूबर 15 को खोला और हमने तादाद देखी। जॉर्जिया क्यों इंपॉर्टेंट है? जॉर्जिया स्विंग स्टेट है। स्विंग स्टेट एसेंशली यहाँ पर यूएस में क्या है कि कुछ स्टेट्स ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स के लिए वोट करती हैं, कुछ स्टेट्स उनको ब्लू स्टेट्स कहते हैं, कुछ स्टेट्स ट्रेडिशनली रिपब्लिकन पार्टी को वोट करती हैं, उनको रेड स्टेट्स कहते हैं। कुछ स्टेट्स होती हैं जो अपना पाला बदलती हैं, हर इलेक्शन में देखा गया है। तो इस बार की इलेक्शन में 7 स्विंग स्टेट्स हैं, जिसमें पेंसिल्वेनिया बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है क्योंकि उसके पास 19 इलेक्टर्स हैं, 19 वोटें हैं टोटल काउंट में। तो वो सबसे बड़ी स्विंग स्टेट वही है। तभी हम देख रहे हैं कि कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया पे बहुत कैंपेन कर रहे हैं। उसके बाद जॉर्जिया जिसकी 16 वोटें हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एरिज़ोना है, नवाडा है, मिशिगन है, ये स्टेट्स हैं जो स्विंग स्टेट्स हैं। तो 7 स्विंग स्टेट्स हैं इन टोटल। तो खास करके जो बड़ी स्टेट्स हैं, विस्कॉन्सिन और मिशिगन चाहे छोटी स्टेट्स हैं, पर बड़ी स्टेट्स जैसे मैंने कहा कि पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, आपका नवाडा और एरिज़ोना, और यहाँ पे कॉन्टेस्ट बहुत क्लोज है।
तो जो एक तरीके से ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ये स्टेट्स जीत जाता है वो अगला राष्ट्रपति बनता है, क्योंकि बाकी तो वो वोट काउंट कर लेते हैं, उनको पता है कि लगभग ये स्टेट इधर ही वोट करेगी, लोग कहीं भी वोट कर सकते हैं, पर ट्रेडिशनली वो स्टेट्स स्टेबल रही हैं, 40-40 साल से 50-50 साल वैसे ही वोट करती रही हैं। तो तभी पॉलिटिकल लीडर्स कंसंट्रेट करते हैं स्विंग स्टेट्स पर, क्योंकि अंत में जाके यही स्टेट्स डिसाइड कर दी हैं कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन हो। तो इसीलिए जॉर्जिया में जिस तरह का टर्नआउट हुआ सिंगल डे पर, उससे ये पूरा चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है और हम देख रहे हैं कि क्या दोनों ही कैंडिडेट्स कैंपेन कर रहे हैं। जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप थे, अटलांटा में कमला हैरिस सैटरडे को आ रही हैं, पहले भी कैंपेन कर चुकी हैं, तो इसलिए इस लिहाज से जॉर्जिया इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण है और जो मतदाताओं का उत्साह है वो भी दिखाई देता है, मुद्दे भी जानना इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए जी, कई मुद्दे हैं। एसेंशियली एम्प्लॉयमेंट और जो इकोनॉमी का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। एम्प्लॉयमेंट क्योंकि रेट्स गिरे हैं, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, वेजेस कम हैं, इन्फ्लेशन को मैच अप नहीं कर पा रही हैं, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से मैंने बात की। आज मैं साउथ फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी में था, जहां मैं सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी में था, जहां मैं हूं जिस शहर में, सैन फ्रांसिस्को में। मैं स्टूडेंट से गया, बात की, उन्होंने कहा कि एजुकेशन लेना ही इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि उनके बहुत सारे दोस्त एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। वो कहते कि आप अगर बड़े शहर में, सैन फ्रांसिस्को जैसे शहर में आके एजुकेशन लेना चाहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई है, हाउसिंग इतनी महंगी है कि स्टूडेंट्स के लिए के बस के बाहर है, या उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर पाते, इतनी महंगी है। सो एक प्रिविलेज सोसाइटी ही एजुकेशन, खास करके हायर एजुकेशन अचीव कर पाती है। दूसरी बात है जो अबॉर्शन और रिप्रोडक्टिव राइट्स का मुद्दा। ट्रेडिशनली जो रिपब्लिकन्स हैं वो प्रो लाइफ रहे हैं, मतलब वो अबॉर्शन के ख़िलाफ़ हैं, और डेमोक्रेट्स प्रो चॉइस हैं कि आपको ठीक है, आपकी चॉइस है, आप अबॉर्शन करना चाहते हैं कर लें। तो वो एक बड़ा मुद्दा है। सोसाइटी वहाँ पर कम्प्लीटली पोलराइज्ड है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी रेटरिक थोड़ी कम की है, उनका अब इस मुद्दे पे रद्द अमल ये है कि वो ये कहते हैं कि ठीक है, स्टेट्स डिसाइड कर लें कि वो किधर जाना चाहती हैं। तो जो पहले रिपब्लिकन था कि हम अबॉर्शन कम्प्लीटली हटा देंगे, वो रिपब्लिकन्स ने टोन डाउन किया, पर उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल पोजीशन नहीं छोड़ी है। फिर आ गया मुद्दा इमिग्रेशन का। इमिग्रेशन खास करके डोनाल्ड ट्रंप का तो फेवरेट मुद्दा है। वो विलिफाई करते रहते हैं इमिग्रेंट्स को। अटलांटा में थे तो कह रहे थे कि ब्लैक जॉब्स आर बीइंग टेकन बाय इलीगल इमिग्रेंट्स। उन्होंने तो इमिग्रेंट्स को रेपिस्ट और मर्डरर्स तक कह डाला। वहीं कमला कह रही हैं कि ये बहुत ही डेंजरस आदमी हैं, ये अनसाउंड हैं, ये आपके देश के लिए ठीक नहीं हैं। तो ये जो मुद्दे हैं ये हैं। फिर ऑफ कोर्स लोगों के और अपने स्टेट इश्यूज़ हैं, जैसे जहां मैं हूं सैन फ्रांसिस्को में, यहाँ के लोग कहते हैं कि होमलेसनेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप लोग सड़कों पे सोते हैं। तो वो एक बड़ा मुद्दा है जो इलेक्शन पर प्रभाव कर सकता है। पर अगर हम नेशनली बात करें, जो मैंने 4 मुद्दे बताए, वो मुद्दे नेशनल इलेक्शन पर छाए हुए हैं। इकोनॉमी, रिप्रोडक्टिव राइट्स, इलीगल इमिग्रेशन और के डेमोक्रेसी को कैसे बचाया जाए, और ख़ास करके जो रिपब्लिकन्स हैं वो अटैक कर रहे हैं डेमोक्रेट्स पर, ये कहते हैं कि बाइडन यूक्रेन और रूस की जंग को रोक नहीं पाए, और वहीं मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया क्राइसिस को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। और अगर ये डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो ये क्लेम करते हैं कि ये इसको जल्द सुलझा देंगे। तो ये मुद्दे लोगों के जहन पर छाए हुए हैं। पर मैं एक और बात बता दूं कि यहाँ जितनी आपको पर्सनल अटैक्स और बाब्स कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में सुनने को मिलते हैं, सोसाइटी एग्जैक्टली पोलराइज्ड है, काफ़ी बुरी तरह सोसाइटी पोलराइज्ड है। इट्स डिवाइडेड राइट फ्रॉम द मिडल।
तो काफ़ी जब आप लोगों से बात करते हैं जो डेमोक्रेट्स हैं की तरफ झुकाव है जिनका, तो वो क्लियरली डेमोक्रेट्स वो कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं और अजीब अजीब नाम देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। वहीं जो रिपब्लिकन्स की तरफ झुकाव है जिन वोटर्स का, वो कहते हैं कि ये कमला हैरिस एक अच्छी राष्ट्रपति नहीं बन पाएगी, उनके बस का नहीं है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया ही कुछ नहीं, ये जो क्राइसिस इकोनॉमी का है ये इन्हीं का क्रिएट किया हुआ है। तो ये सब मुद्दे हैं। जी बहुत शुक्रिया अमृतपाल सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह जॉर्जिया से हमें जानकारी दे रहे थे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ प्रीडेटर ड्रोन के लिए रक्षा समझौता किया है। इससे तीनों सेनाओं की निगरानी क्षमता और भी बढ़ जाएगी। 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीद पर हुए करार में 15 नौसेना को मिलेंगे। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने विशाखापत्तनम में INS सतपुड़ा पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी से खास बातचीत की। हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया और वो था प्रेडेटर ड्रोन्स के बारे में। कितना कारगर साबित होने वाला है ये करार और क्या कितना जरूरी था ये हमारी नेवी के लिए, आइए हम बात करते हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से। सर, कितनी फर्स्ट ऑफ ऑल कितना आप इस पे जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके लिए कितना पॉजिटिव वाइब्स मिली है नेवी को? ये ट्राई सर्विस केस था, जैसे आपको पता है 31 प्रेडेटर ड्रोन्स का, उसमें से 16 जो हैं वो लैंड बॉर्डर यूज़ के लिए हैं और 15 जो हैं वो हमारी सी गार्डियन है जो कि समुद्र में यूज़ होंगी भारतीय नौसेना द्वारा। ये बहुत ही हाईली कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिससे कि हमारी जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस कैपेबिलिटी है, मैं नेवी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये इसमें काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल, हाल ही में रक्षा मंत्री ने वेरी लो फ्रीक्वेंसी फैसिलिटी को स्टोन ले किया है, शिलान्यास किया है, वो हमारे सबमरीन और शिप कम्युनिकेशन में कितना कारगर साबित होने वाला है? जी हाँ, ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी ने कल ही इसका फाउंडेशन स्टोन लेइंग किया था इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना विकाराबाद में। 2900 एकड़ जमीन पे हमारा ये जो VLF स्टेशन बनेगा अगले कुछ सालों में, ये हमारी सिक्योर, रोबस्ट एंड अनडिस्टर्ब्ड कम्युनिकेशन विथ नॉट ओनली सबमरीन्स बट आल्सो शिप्स वर्ल्ड वाइड के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो आपने सुना भारतीय नौसेना के चीफ को, और हमारा प्लान जो है मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ सेल्फ रिलायंस पर भी पूरी तरह से ट्रैक पर है। कैमरामैन सौरभ के साथ INS सतपुड़ा से मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।